गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आइए आज हम एक स्पेशल लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो 11 12 मेडिकल इंजीनियरिंग सीयूईटी जो भी एस्पायरेंट्स हैं सभी एस्पायरेंट्स के लिए मैथमेटिकल बेस जो है वो बहुत अच्छा होना जरूरी है। मैथमेटिकल बेस अगर अच्छा नहीं है तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री सभी जगह आपको दिक्कतें आने लगेंगी। इसलिए गगरानी क्लासेस की ओर से एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें जो भी 11-12 का सिलेबस है वहां पे आपको जहां जहां पे ज्यादा दिक्कतें आती है, जिस बेस की आपको जरूरत है उस बेस पे हम अभी काम करने वाले हैं इस सीरीज में। और इस सीरीज का सबसे पहला पार्ट है मैथमेटिकल बैकग्राउंड आपका अच्छे से बनाना है। और इसलिए सबसे पहले इस सीरीज में हम मैथमेटिकल टूल्स का एक लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं। आइए आज मैथमेटिकल टूल्स आपको शुरू करवाते हैं। इस टूल्स में हम जो भी 11-12 में मैथमेटिक्स की जरूरत है बेसिक वो हम पूरी करेंगे। यहाँ पे कुछ जगह आपको अंडरस्टैंडिंग भी करना है, कुछ जगह आपको फॉर्मूले रट्टा भी मारना है। और जो भी हम पढ़ाने वाले हैं यहाँ से आप नोट्स बना लेंगे और हर नोट्स को 4 to 5 टाइम्स लिखेंगे। सिर्फ पढ़ने से आपका स्कोर अच्छा आएगा ये बात गलत है। आपको पढ़ना भी है और लिखना भी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका परफेक्शन लेवल बढ़ते जाएगा। तो आइए आज मैथमेटिकल टूल्स का पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब मैथमेटिकल टूल्स में सबसे पहले आपको समझना है फंक्शन। फंक्शन फंक्शन क्या है? तो हमारे पास फंक्शन के लिए दो वेरिएबल होना जरूरी है। एक हम मान लेते हैं x और एक हम मान लेते हैं y। दिस इज नॉट यूनिवर्सल। आप r और s भी ले सकते हैं, आप p और q भी ले सकते हैं, आपको जो मर्जी आप दो वेरिएबल कोई भी चूज कर लीजिए। पर हम जनरली कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से काम करते हैं ज्यादा, तो हम x और y की तरफ हमारा झुकाव ज्यादा होता है। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक वेरिएबल है x जो इंडिपेंडेंट है और दूसरा वेरिएबल y जो डिपेंडेंट है। हम ऐसा मान के चलते हैं कि y ये x पे डिपेंड है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके मार्क्स, इसको हम y मान लेते हैं। ये हमने दो वेरिएबल चूज करे, उसमें x को हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान लिया और y को हमने डिपेंडेंट वेरिएबल मान लिया जो x पे डिपेंड है। ठीक है, तो फंक्शन क्या चीज है? फंक्शन ये दो वेरिएबल के बीच में का रिलेशन है। उसमें से एक डिपेंडेंट होगा एक इंडिपेंडेंट होगा। सही है। फॉर एग्जाम्पल आपके मार्क्स किस पे डिपेंड है? आपके स्टडी पे। जितना आप स्टडी अच्छा करेंगे उतना आपका स्कोर अच्छा आने के चांसेस रहेंगे। तो इसका मतलब मार्क्स ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और किस पे डिपेंडेंट है वो? आपके स्टडी पे। तो स्टडी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। आप चाहे तो स्टडी कर लीजिए, ना चाहे तो ना कीजिए, उसी हिसाब से मार्क्स आएंगे। तो x और y ये दो वेरिएबल हमने चूज कर लिए, एक को डिपेंडेंट मान लिया एक को इंडिपेंडेंट मान लिया। तो फंक्शन क्या है? इट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू सच वेरिएबल्स इन विच वन इज डिपेंडेंट ऑन अनदर एंड अनदर इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो फंक्शन क्या है? एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल x एंड y इन विच वन इज डिपेंडेंट एंड अनदर इज इंडिपेंडेंट। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं टेम्परेचर एट विच वाटर बॉइल्स। ये किस पे डिपेंड है? ये डिपेंड है एलिवेशन अबव द सी लेवल पे। वाटर बॉईल होने के लिए जो टेम्परेचर है वो एलिवेशन अबव द सी लेवल पे डिपेंड है, यानी हाइट सी लेवल से कितना ऊपर है, कितना प्रेशर वहां पे है, उस हिसाब से टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड हो जाएगा। ठीक है। दूसरा मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसमें x इंडिपेंडेंट है, जैसे x की वैल्यू बदलेगी वैसे ही y की वैल्यू बदलेगी। क्या आपको समझ में आ रही बात? जैसे x की वैल्यू चेंज होगी वैसे y की वैल्यू चेंज होगी। इसका मतलब y डिपेंडेंट है और x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो फंक्शन इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू सच वेरिएबल्स। आइए और ज्यादा अच्छे से इसको समझते हैं। हमने क्या कहा कि y जो है वो x पे डिपेंड है, और अगर ऐसा है तो हम फंक्शन को डायग्रामेटिकली ऐसे लिख सकते हैं कि x क्या है? x है इनपुट। x जो है वो हम इनपुट दे रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमने फंक्शन अप्लाई कर दिया। तो जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे फंक्शन अप्लाई होगा तो हमें y मिल जाएगा, यानी आउटपुट मिलेगा। इसको हम f ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम इनपुट में कुछ डालेंगे, जब x की वैल्यू कुछ लेंगे तो हमें y मिलेगा।
उसी तरह से यहाँ पे फंक्शन को जब हम x पर अप्लाई करेंगे, डेफिनेशन लगाएंगे, कुछ भी डेफिनेशन हो सकती है, तो फंक्शन को जब हम इस वेरिएबल को अप्लाई करेंगे तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो आउटपुट ये डिपेंडेंट है इनपुट पे, बात समझ में आई? तो x इनपुट है, इसको जब हम फंक्शन अप्लाई करेंगे तो हमें y मिलेगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ऐसा इसको हम लिखेंगे, y इज फंक्शन ऑफ x, यानी ये आउटपुट है जो डिपेंडेंट है इनपुट पे। अब x के सारे वैल्यूज अगर हम कलेक्ट करेंगे तो उसको बोलेंगे डोमेन ऑफ द फंक्शन, यानी इनपुट के जो भी वैल्यूज है उन सबको अगर हम इक्वेट करेंगे, कलेक्ट करेंगे, तो उससे हमें मिलेगा डोमेन ऑफ द फंक्शन, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अच्छे से समझना है, ऑल पॉसिबल ऑफ इनपुट वेरिएबल, ऑल पॉसिबल ऑफ वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इससे हमें मिलेगा डोमेन ऑफ द फंक्शन। अरे बात समझ रहे हैं क्या? डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है? ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और आउटपुट में क्या है? तो आउटपुट के जो कुछ पॉसिबल वैल्यूज आएंगे उससे बनेगी रेंज ऑफ द फंक्शन। ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे हमने y लिया है, तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, उसे हम क्या बोलेंगे? रेंज ऑफ द फंक्शन। तो फंक्शन के बारे में जब हम सोचते हैं तो हम क्या यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि हमने एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया x, इसको हमने फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई करके हमको यहाँ पे क्या मिल गया? एफ ऑफ एक्स मिला, यानी ये हो गया तुम्हारा आउटपुट वेरिएबल। ये डिपेंड है, किस पे डिपेंड है? x पे डिपेंड है। तो y इज एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मतलब है कि y इज फंक्शन ऑफ x, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे x बदलेगा वैसे ही y बदलेगा। बस समझ में आई? अब ये जो y है, x के सारे वैल्यूज के लिए y के ये जो वैल्यूज है इसे ही हम बोलेंगे रेंज, इससे हमें रेंज मिल जाएगी। और उसके लिए हमने x के जो वैल्यूज लिए हैं, इनपुट वैल्यूज, उससे हमें मिलेगा डोमेन ऑफ द फंक्शन। इससे समझा रहा हूं, x के जितने भी वैल्यूज होंगे उससे मिलेगा डोमेन ऑफ द फंक्शन, और उससे x के अलग अलग वैल्यूज के लिए हमें y के जो वैल्यूज मिलेंगे, y1, y2, y3, y4 जो भी मिलेंगे, इससे बनेगी रेंज ऑफ द फंक्शन। तो ये हो गया पहला कंसेप्ट मैथमेटिकल टूल का, फंक्शन। स्टूडेंट्स आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सारी चीजें नीट हो, जेई हो, आर्किटेक्चर हो, सीयूईटी हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, ये बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स आपको लगना ही लगना है। इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर ये अच्छे से समझ गया, सारे फॉर्मूले अच्छे से आपने रट लिए, तो आपको आगे 2 साल 11-12 का जो भी सिलेबस है और आगे भी ये आपको काफी काम में आने वाला है। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको फंक्शन अच्छे से समझ गया है। तो ये नोट्स आप लिख लीजिएगा 1-2 बार वीडियो देख के, अच्छे से वीडियो स्टॉप करके। अब दूसरा, हम फंक्शन के बारे में कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे देख लेते हैं। थोड़ा वीडियो एडजस्ट कर लेते हैं ताकि हमें स्क्रीन पूरी अच्छी तरह से दिखाई दे। अब फंक्शन के लिए कुछ प्रॉब्लम्स मैंने सिलेक्ट किए हैं। मान लो हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन है। तो डेफिनेशन क्या है कि x का स्क्वायर करने के बाद हमें y मिलेगा, x का स्क्वायर करने के बाद हमें y मिलेगा, नहीं, ये डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन है। और हमें क्या कहा है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हमें कहा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हमें डेफिनेशन दी है। और हमें कहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन फॉर x इज इक्वल टू 0, 2, x+2 और ये। तो इसका मतलब ये डोमेन हो गया x के वैल्यूज, और उससे जुड़े हुए हमें रेंज ऑफ द फंक्शन निकालना सॉरी। तो x इज इक्वल टू 0, अब हम क्या करेंगे? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ध्यान दीजिए, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास दिया हुआ है। और हमें कहा है कि फाइंड एफ ऑफ 0, तो इसका मतलब x की वैल्यू हम 0 लेंगे, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 हमें निकालना है। इसकी डेफिनेशन क्या दी है? एक्स स्क्वायर दी है। तो जब हमारे पास x की वैल्यू 0 दी है तो 0 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0। मान लो हमें एफ ऑफ 1 पूछा है, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 का मतलब क्या है कि 1 पे फंक्शन लगेगा, कैसे लगेगा? 1 स्क्वायर। मान लो x इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 का मतलब है 3 का स्क्वायर करके हमें y मिलेगा।
x का स्क्वायर करके हमें y मिलेगा। x इनपुट है और उसका स्क्वायर ये आउटपुट है। ध्यान दीजिए, हमने अभी बॉक्स निकाला था, ये फंक्शन है, ये x है और ये y है। x अंदर आएगा, इनपुट है, इस पे मशीन काम करेगा, फंक्शन काम करेगा, और बाहर कैसे आएगा वो एक्स स्क्वायर आएगा। तो ये आउटपुट है और ये इनपुट है। बात समझ में आई? एक्स पर ये मशीन काम करेगा, फंक्शन अप्लाई होगा। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि फंक्शन बाहर क्या भेजेगा, एक्स स्क्वायर भेजेगा। ये हमारा वाई है, डिपेंडेंट वेरिएबल। किस पे डिपेंड है? इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और हम आगे बढ़ते हैं। मान लो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये डेफिनेशन दी हुई है फंक्शन की, ठीक है। अब मान लो तुम्हें x की वैल्यू कहा है कि x को x प्लस 1 ले लो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह x प्लस 1 डाल देंगे। तो एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, अब x प्लस 1 पे क्या अप्लाई हो रहा है, ये मशीन अप्लाई हो रहा है। हमने अंदर क्या डाला, हमने अंदर वैल्यू डाली x प्लस 1, बाहर क्या आना चाहिए, x प्लस 1 का स्क्वायर। तो यही तो हमारा आउटपुट हो गया, x प्लस 1 का स्क्वायर। आई बात समझ में? तो देखते हैं, देखो यहाँ पे x प्लस 1 की जगह x प्लस 2 दिया हुआ है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2 कैसे आएगा, x प्लस 2 का स्क्वायर। अब दूसरी एक बात यहाँ पे कही है, मान लो एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा है। और हमें कहा है कि फाइंड एफ ऑफ 2, यानी x की वैल्यू हमें ये दी हुई है, एफ ऑफ ऐसा दिया हुआ है। तो अब एफ ऑफ 2 है, जब 2 को फंक्शन लगेगा तो 2 स्क्वायर बाहर आएगा, यानी यहाँ पे x की वैल्यू 4 हो गई। तो हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ x की वैल्यू अगर 4 लेंगे तो बाहर 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। आई बात समझ? हमें x की वैल्यू एफ ऑफ 2 लेने को कहा गया है, और एफ ऑफ 2 यानी 2 पर फंक्शन अप्लाई होगा तो 2 स्क्वायर बाहर आएगा। तो x की वैल्यू एक्चुअली 4 है यहाँ, वही वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। सो दिस इज फंक्शन। दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये एक प्रॉब्लम लेते हैं। इस प्रॉब्लम को ध्यान से अच्छे से समझना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो एफ ऑफ एक्स यानी क्या है, y, क्या कहा है, x प्लस 1, यानी फिर से हम डायग्राम निकालेंगे। अंदर x जाएगा, बाहर क्या आएगा, x प्लस 1 आएगा, यानी अंदर x डालने के बाद उसमें 1 ऐड होकर वैल्यू बाहर आएगी। मान लो अंदर हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 डाला, तो ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाहर कैसे आएगी, उसमें 1 ऐड करके आएगी। मान लो हमने अंदर एक्स क्यूब माइनस 3x डाल दिया, तो जो भी वैल्यू हम अंदर डालेंगे तो बाहर आते हुए उस वैल्यू में क्या ऐड होके आएगा, 1 ऐड होके आएगा। दिस इज डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन यानी एक मशीन है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे काम करेगी और उससे हमें आउटपुट मिल जाएगा। इनपुट पर कुछ काम होगा, उससे हमें आउटपुट मिलेगा, यही फंक्शन है। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम में मान लो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ऐसा हमें दिया हुआ है। तो मान लो हमें x इज इक्वल टू 3 की वैल्यू पूछी, तो एफ ऑफ 3 कैसे आएगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। मान लो x इज इक्वल टू कुछ x क्यूब दिया है, तो एफ ऑफ एक्स क्यूब यानी x क्यूब में 1 ऐड होके बाहर आएगा। मान लो x इज इक्वल टू एफ ऑफ 5 ऐसा दिया है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि x की वैल्यू एफ ऑफ 5 है, तो यहाँ पे रख दो एफ ऑफ 5। अब सबसे पहले अंदर वाले फंक्शन को आप अप्लाई करो। 5 पर जब फंक्शन लगेगा तो 5 प्लस 1 हो जाएगा, यानी 5 6 हो जाएगा, और 6 पर जब फंक्शन लगेगा तो 6 प्लस 1 यानी 7 बाहर आएगा। इस तरह से आई बात समझ में? आगे दूसरा एक प्रॉब्लम लिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ब्रैकेट एक्स माइनस 1 प्लस 4। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ब्रैकेट एक्स माइनस 1 प्लस 4, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। अब हमें एफ ऑफ 3 पूछा है, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू 3 लेंगे और जो आएगा आंसर निकालेंगे। एफ ऑफ रूट एक्स देखते हैं हम, मान लो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ब्रैकेट एक्स माइनस 3 प्लस 5 ऐसा कुछ भी दिया है, और हमें पूछा है एफ ऑफ रूट एक्स। तो हमें कुछ नहीं करना है, एक्स को सिर्फ रूट एक्स से बदल देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मान लो एफ ऑफ 1/3 निकालना है, तो एक्स को सिर्फ 1/3 से रिप्लेस कर देंगे इस तरह से। मान लो एफ ऑफ 0 निकालना है, तो एक्स को 0 से रिप्लेस कर देंगे। तो इसका मतलब फंक्शन ये एक ऐसा मशीन है
जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल डालने के बाद यानी इनपुट डालने के बाद हमें आउटपुट एज ए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। सो दिस इज फंक्शन। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको फंक्शन अच्छे से समझा है। यहाँ पे देखो और एक मैंने लिया है आर ऑफ टी यानी ये फंक्शन ऑफ टी ही है। ये डेफिनेशन है 5 + 3t यानी टी अगर डालेंगे इनपुट में तो बाहर 5 + 3t आएगा। तो जो भी वैल्यूज यहाँ पे हमने लिए हुए हैं उस हिसाब से आउटपुट मिल जाएगा। हमें एक दूसरा प्रॉब्लम कहा गया है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एज ए फंक्शन ऑफ रेडियस। स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4πr², यानी एरिया किस पे डिपेंड होता है रेडियस पे। अरे भाई समझ रहा है क्या? ये लेक्चर मैंने मॉर्निंग में शूट कर रहा हूँ मैं ये एक्चुअली, और मॉर्निंग में फ्रेश मूड में अच्छे से लेक्चर शूट भी हो जाता है और दिमाग भी अच्छे से चलता है। आप लोग भी आदत डालें, सुबह में जल्दी उठने की आदत डालें, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर ले, वार्म अप कर ले और पढ़ाई को कंसंट्रेशन से आप बैठेंगे तो सुबह में 2-3 घंटे प्रोडक्टिविटी आपकी अच्छा रीडिंग हो जाएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एज ए फंक्शन ऑफ रेडियस, हमारे पास एरिया है 4πr², ये स्फीयर का एरिया है। एरिया किस पे डिपेंड है? रेडियस पे डिपेंड है। तो a ऑफ r इज इक्वल टू 4πr², ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, यानी रेडियस पे एरिया ये फंक्शन लगेगा। अब a ऑफ एलिमेंट पूछा है तो सिर्फ हम r की वैल्यू एलिमेंट लेंगे और जो आएगा आंसर लिख देंगे। दूसरा एक फंक्शन दिया है f ऑफ r इज इक्वल टू r/1 1/r, यानी इनपुट में r देंगे तो आउटपुट में r + 1/r आएगा, और r की वैल्यू 1 लेंगे तो 1 + 1/1 यानी आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है ना? दूसरा एक दिया है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ऐसे दिया हुआ है v ऑफ t इज इक्वल टू sin t minus cos 2t। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम v ऑफ t इज इक्वल टू sin t minus 2t। तो वैल्यू ऑफ v ऑफ π/2 पूछा है, t की वैल्यू π/2 दी है, तो v ऑफ t इज इक्वल टू sin t minus cos 2t, v ऑफ π/2 sin π/2 minus cos 2π/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, sin π/2 1 होता है और यहाँ पे cos π होगा, cos π -1 होता है, -1 + 1 तो आंसर 2 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये पहली कंसेप्ट फंक्शन की मैं समझ रहा हूँ कि क्लियर हो चुकी है। नहीं समझा है तो और एक बार वीडियो को आप रिपीट कर लीजिए, देख लीजिए, ताकि बेसिक कंसेप्ट आपका फंक्शन क्लियर हो जाए।